MSc. नहीं घुस क्यों Physics is really interesting and easy देखिए इस subject. बार जिस तरह का पेपर आया है मत बोलो, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा. हम सबसे पहले वो बात आपको बोलना चाहूँगा, खुश हो गया क्या? हमने जिन बच्चों को फिजिक्स आते हो गया. समझाई थी कि 3 घंटे का जो टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे फिजिक्स में देने. उसमें बायो नहीं लास्ट टाइम तक लड़िए, जब तक 5 नहीं बज जाती है तब तक आप वहाँ पर संघर्ष करते रहिए. और जिन बच्चों ने ऐसा किया वो फेल हुए हैं. वो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पूरे साल न टेस्ट में परफॉर्म कर पाए थे, न माइनर में, न मेजर में, लेकिन फाइनली सेलेक्ट हो गए. कुछ भी. और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने माइनर और मेजर में परफॉर्म किया था लेकिन वो वहां घबरा गए. मैं कई सारे एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे हैं जो पूरे साल आपको पता है बिफोर लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ऊपर गया था, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी माइनर टेस्ट में 550 क्रॉस नहीं कर पाए. अचानक से तुम पास हो जाओगे. से ज्यादा उनके आ नहीं पाए, लेकिन आप देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो 530 या 535 बच्चे ऐसे थे जो पूरे साल 630, 640, 650 चलते रहे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन उसी के अकॉर्डिंग थी. और जब पेपर आया तो उन्होंने ये गैस किया कि जितना स्कोर हमारा था उतना बना रहना चाहिए, और उतना बना नहीं रहा तो वो प्रेशर में आ गए और अल्टीमेटली उनके नंबर 450 के आसपास आकर रुक गए. इसलिए मैं आपसे हमेशा एक ही बात बोलूंगा, माइनर मेजर में अच्छा परफॉर्म मत करिए. आप किसी भी चीज के एनालिसिस मत कीजिए. आप ये मत देखिए कि हमारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं या नंबर ज्यादा आ रहे हैं. आप केवल सब्जेक्ट में भी बनाने पर ध्यान रखिए, और सब चीजें बेकार है, सब बेकार. कोई पुराना रिकॉर्ड काम में नहीं आता है, क्योंकि नहीं नीट का एग्जाम केवल और केवल 3 घंटे के टेम्परामेंट और नॉलेज के एग्जाम है. जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा उस समय 5 बजे के पहले के तय नहीं हो पाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है. इसलिए प्रीवियस रिकॉर्ड को बिल्कुल ध्यान में मत रखिए आप. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, फोकस ऑन कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग. देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको इनिशियली टाइम सफिशिएंट देना पड़ेगा. लास्ट टाइम के लिए फिजिक्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लास्ट टाइम पर फिजिक्स अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिजिक्स टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है. सबसे पहले जब आप किसी भी रजिस्टर में या कॉपी में पढ़ते हैं तो रजिस्टर का कुछ पोर्शन आप ऊपर का छोड़ के रखिए, कुछ पोर्शन आप नीचे का छोड़ के रखिए. यानी कोई भी रजिस्टर का पेज है उसमें ऊपर आप एक लाइन खींच लीजिए और नीचे एक लाइन खींच लीजिए. पूरा ही छोड़ देते थोड़ा सा गैप क्यों ही पढ़ेंगे. थोड़ा सा गैप पीछे रखिए. अचानक से हम सिलेक्ट हो मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप लास्ट टाइम पर रिवीजन करने बैठेंगे तो उस समय रजिस्टर का हर पेज पूरा पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, तो आप रिवीजन फ्रीक्वेंट नहीं कर पाएंगे. उस पेज में जो एसेंस है, उस पेज का जो सार है, वो सार आप नीचे लिख लीजिए. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है. आप चाहे तो 50 क्वेश्चन कीजिए, आप चाहे तो 500 कीजिए, आप चाहे तो 5000 क्वेश्चन कीजिए, आप चाहे तो 5 लाख क्वेश्चन कीजिए. इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन रोज नए बनते हैं और वो बनते रहेंगे, उनका कोई एंड नहीं है. लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को बिल्कुल आधे पेज में समझना है और लिखना है तो आप उसके लिए क्या लिखना पसंद करेंगे? कोई बता सकता है मेरे को? अगर मेरे को समझना है तो मैं अपने रजिस्टर में आधे पेज में क्या लिखूं जिससे मैं गाइडेड हो जाऊं? कौन बच्चा? टॉपिक का नाम, मोशन की इक्वेशन लिखनी, टॉपिक का नाम, कौन है? 3 इक्वेशन लिखोगे. वेरी गुड. और उससे ज्यादा खड़ा ही किसी को नहीं पता हुआ. है. ठीक है, वो भी और उसके अलावा ये बात मेरे फिजिक्स के टीचर ने बोला था पूछना पढ़ के सिलेक्ट होते हैं. इक्वेशन ऑफ हमेशा पॉजिटिविटी करना है तो आपके पहले सबसे पहले क्या कंसेप्ट होना चाहिए? एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट. तो आपको केवल पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, आप लिख दीजिए इफ a इज कांस्टेंट देन we कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन. नंबर 2, अगर आप देखिए पहले क्वेश्चन में किसकी बीच में रिलेशन है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच में रिलेशन है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है. और थर्ड इक्वेशन के अंदर टाइम नहीं है. तो आपको केवल इतना सा लिखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ओरिएंटेड है तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ओरिएंटेड है तो सेकंड लगाएंगे, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओरिएंटेड है तो थर्ड लगाएंगे. और एक इक्वेशन हम और लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
initial velocity plus final velocity divided by 2 into time s Yes. equal to u plus v divided by 2 into time Yes. और ये इक्वेशन कब यूज की जाती है जब सर अभी question में पढ़ाने लग जाएंगे, बस कॉपी पेन। ये गिवन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन कितना है ये दिया हुआ नहीं है, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन में a प्रेजेंट होता है, लेकिन चौथी इक्वेशन में a प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपको ये लिखा हुआ है कि a कांस्टेंट है बट a इज नॉट गिवन, तो आप s इक्वल टू u plus v by 2 into t यूज कर सकते हैं। बस अगर आपने इतना लिख लिया, उसके बाद आप पूरे साल भर में कभी भी इक्वेशन और मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्रैमिंग मत कीजिए, कंसेप्ट पर जाइए। अगर आपको सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे आप? सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि मोशन आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है। तीसरा कोई मोशन नहीं होता सर्कुलर, दो ही तरीके होते हैं। अगर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती नहीं है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज होगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर। और अगर मोशन वेरिएबल और अगर स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप दो चीज लिख लेंगे और आप समझ सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन में केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। Yes, sir. और अगर स्पीड के साथ में स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो दो एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा टेंजेंशियल। बस ये सर्कुलर मोशन आपका खत्म हो गया। कोई इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं आता सर्कुलर मोशन का। आप चीजों को इस तरह से कंप्राइज करना सीखिए। लॉ जब आप पढ़ते हैं तो लॉ में सबसे पहले लॉ पढ़िए। लॉ में आप दो चीज लिखिए। नंबर 1, ये लॉ यूनिवर्सल है या स्पेशल केस में एप्लीकेबल होता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूनिवर्सल लॉ है या स्पेशल लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्पेशल लॉ है या यूनिवर्सल लॉ है? बताइए। ये स्पेशल लॉ है। ये केवल और केवल तब काम करता है जब फोर्सेस कैसे होते हैं, इंटरनल और कंजर्वेटिव होते हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसी क्वेश्चन में आ गया, विस्कस फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, एयर का रेजिस्टेंस आ गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा। वहां कौन सा लॉ लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप चीजों को ऐसे लिखने की आदत डालिए, तब जाकर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे और सही लॉ लगा पाएंगे। गलत चीजों को लगाने से बच जाएंगे। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और मान लीजिए आपने उसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व कर दिया और वो उससे होना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको पता है उसका ऑप्शन एग्जामिनर वहां देके रखते हैं। उनको पता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं जानता है, वो किसी भी एनर्जी वाले क्वेश्चन में या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएगा या कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगाएगा, और दोनों के ही आंसर नीचे ऑप्शन में गिवन होते हैं। तो आप जो भी लॉ लगाएंगे आपका आंसर नीचे मैच जरूर करेगा, तो वो क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने लॉ कौन सा लगाया है। तो क्रैमिंग मत कीजिए, रटने पर मत जाइए। जो बच्चे चीजों को रटते हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान, जिस तरह का पेपर पिछले साल आया है, अगर इस तरह का कोई पेपर आ गया तो आपका बहुत नुकसान होगा। क्योंकि रटने वाला बच्चा सबसे पहले टेम्परामेंट होता है, सबसे पहले घबराहट होती है उसको, सबसे पहले उसका धैर्य खत्म होता है, सबसे पहले उसका पेशेंस टूटता है। और जब आपका पेशेंस टूट जाएगा तो आपका वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा और आप 6 7 या 48 बोलेंगे, नहीं 43 निकलेगा मुझसे। जो मुंह में आएगा वो निकलेगा, और जो मुंह में आएगा वो जब लिखोगे तो आंसर आपके गलत आने लगेंगे। भाई फिजिक्स ऐसा स्नैक्स का सब्जेक्ट टाइम है हो गया भाई, जो आपका रिजल्ट स्नैक्स का टाइम हो गया मैस में, किसी भी कंडीशन में छोड़ के चलो। बनाए या नहीं बनाए बिगाड़ जरूर सकता है। तुम जाओ, इसलिए तुम्हारा ये फिजिक्स में सेशन नहीं है ना, टेम्परामेंट बहुत essential है। हम लोगों का तो सेशन है। लेकिन टेम्परामेंट कितना देर कहने से चलेगा? नहीं आएगा, टेम्परामेंट लास्ट ही केवल हाँ, लास्ट। मेहनत करने से और पाँच नॉलेज बजे से तक आएगा, आएगा। ऐसे नहीं आएगा। पाँच मैंने आपको बोल दिया कि आप टेम्परामेंट रखिए, नहीं आएगा। आप पढ़िए, जब चीज अंदर से भरी होती है तब छलकती कम है, अगर हल्की रहेगी तो बार बार हिलेगी डुलेगी। बस सर, स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ बेसिक मैथ्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कितने बच्चों को लगता है कि उनका बेसिक मैथ बहुत अच्छा है? हाथ खड़े कीजिए। अभी क्वेश्चन पूछ देगा ना, उन्हीं बुला के स्टेज पे रो देंगे। अब अगर आपने हाथ बहुत कम संख्या में खड़े किए हैं तो पहली बात तो ये कि आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि आपका बेसिक मैथ्स अच्छा है। देखिए फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन करना, साइकिल के जैसे दो पहिए होते हैं ना, वैसे ही बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स है। साइकिल कभी भी एक पहिए से नहीं चलती है। किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को पढ़कर जब हम ये गैस करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट टू डू इन दैट क्वेश्चन, दैट इज फिजिक्स। इस क्वेश्चन को पढ़ के इसमें क्या करना है, ये फिजिक्स है। लेकिन कैसे करना है वो मैथ्स। फिजिक्स कभी लिखी नहीं जाती है, लिखी हमेशा मैथ्स जाती है। आप कोई भी क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कोई भी लॉ लिखना पड़ेगा। उसके बाद
एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ट्रिग्नोमेट्री होगी, मैक्सिमा मिनिमा होगा, इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। इंटीग्रेशन होगा तो या तो वो इंडेफिनिट होगा या डेफिनिट होगा। ये सब चीजें बेसिकली मैथ्स सर ने है। पूरा तो अगर आपने क्वेश्चन को एक पढ़ ही लिया बार पढ़ा और दिया आपको टॉपिक। समझ में भी आ गया और अगर आधे आपके सेकंड में। मैथ्स वीक है तो भी अरे आप यार, कर आधे सकते मिनट हैं। में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 25 तक के टेबल याद है? हाथ खड़े कीजिए। अभी भी देखना वेरी गुड। हाँ, लेकिन बहुत कम संख्या है। हाथ देखना, और हाथ जो ही मैं नहीं पूछ रहा हूँ खड़ा उसमें बताइए, तीनों चीजें पूछ रहा हूँ। कितने बच्चों को 25 तक के टेबल याद है, 25 तक के स्क्वायर याद है, 25 तक के क्यूब याद है, साइन और कॉस में 180 डिग्री तक की वैल्यू याद है, साइन कॉस tan log x 1/x e पे पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन याद है। हाथ खड़े कीजिए। वेरी गुड। अगर आपको इतना आता है तो मेरी गारंटी है कि आप मैथ्स को लेकर कभी परेशान ना हो। अगर आपको ये चीजें आती है तो मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिजिक्स आपको कभी भी परेशान हाँ, नहीं पूछ करेगी। दिए ना बेटा, 23 का स्क्वायर इससे क्यों बड़ा पता पेपर 23 बच्चों को लगता है रो देगा। difficult है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान है, अनडाउटेड डिफिकल्ट पेपर है। ओके उठ गया सर। लेकिन पेपर जितना सर गलती हो डिफिकल्ट गई, था, सर गलती हो गई। कट ऑफ उससे ज्यादा गिरा है। पता है, जितना कंपैरेटिवली पेपर डिफिकल्ट था, कट ऑफ उससे ज्यादा गिर गया है। उसका रीजन है कि बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गए। फिजिक्स के पेपर को अगर हमने बहुत माइन्यूटली एनालिसिस किया तो हमने ये महसूस किया हमला अचानक हुआ कि था। जिन बच्चों की पढ़ाई एवरेज थी, बहुत अच्छी नहीं कह रहा हूं मैं आपको, जिन बच्चों की पढ़ाई एवरेज थी वो बच्चे भी 22, 23, 24, 25 के आसपास क्वेश्चन कर सकते थे। जिनकी थोड़ी अच्छी थी उन्होंने 28 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और जिनकी बहुत अच्छी पढ़ाई थी, बहुत अच्छी का मतलब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर एक लिमिट से ऊपर थी तो उन बच्चों ने 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करें कि किसी बच्चे के 300 नंबर बायोलॉजी में आ गए, 120 नंबर केमिस्ट्री में आ गए, और तो उसने 25 क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट कर लिए, और तीनों में मिला के आप जोड़े 520, 525 नंबर आ गए, तो आप ये मान के चलिए वो मेडिकल कॉलेज के गेट पर आकर खड़ा हो गया, एंट्री होना बाकी है। एक क्वेश्चन फिजिक्स, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन बायोलॉजी अगर आप कर लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू अचीव फ्री सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बहुत मुश्किल नहीं था, आसान था, लेकिन बच्चे घबरा गए, नहीं किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन आपका एग्जाम हो और जब तक 5 ना बच जाए तब तक लड़ते रहिए, क्योंकि लड़ते रहिए, मारपीट हो जाएगी एकदम, गड्ढा बजा बच्चे 90% बच्चे जब बाहर से आ रहे थे तो 90% बच्चों की आंखों में आंसू थे, और हर बच्चे हमको मार दिया, हमको मार 605 जाएगा, 610 जाएगा, 630 जाएगा, कट ऑफ नहीं किया है। 645 वाला बच्चा टॉप 100 रैंक में है इंडिया में। और के बाद में बता रहा हूँ आपको, 2012-13 की मुझे अच्छी तरह पता है, 2013 में जिस बच्चे के 621 थे, ही वाज इन द टॉप 100, 621 वाला टॉप 100 में था, और वो चीज फिर दोहराने में आ गई आज। और ये बात हम बच्चों से पहले भी बोल रहे थे कि हमेशा 720 मत करते रहिए, एक दौर ऐसा आएगा कि ये भ्रम टूट जाएगा, वो टूट गया इससे। तो अगले साल कुछ भी हो सकता है, हिम्मत रखिए, लेकिन पढ़ते रहिए। देखिए, क्लास वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर जो सर आपको पढ़ाते हैं उन चीजों को आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे, क्लास के अंदर जो सर पढ़ाते समय बोलते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। वो जो चीजें बोलते हैं, जो चीज मैं आपको भी बोल रहा हूँ वही चीजें वो क्लास के अंदर बोलते हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों को सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे मान लीजिए आपको रिवर बोर्ड का क्वेश्चन करना है, तो रिवर बोर्ड का क्वेश्चन और रेनमैन का क्वेश्चन अगर आप दोनों देखें तो दोनों क्वेश्चन मिला के 4 लाइन का कंसेप्ट है। यस सर। 2 रिवर बोर्ड का और 2 लाइन रेनमैन की। रिवर बोर्ड में क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो क्वेश्चन के अंदर 2 में से एक कंडीशन होगी, या तो रिवर मिनिमम टाइम में क्रॉस होगी या शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस होगी। दोनों एक साथ नहीं होंगे, और दोनों एक साथ होंगे वो क्वेश्चन आपके कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम मिनिमम से सॉल्व होता है बहुत डिफिकल्ट, तो आपके कभी भी नहीं आएगा। ना कभी आया है, ना आज से 10 साल बाद आएगा, ना पिछले 40 साल में आया है, ना आपके कभी आएगा। तो 2 ही कंडीशन है, या तो रिवर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस होगी या शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस होगी। दोनों आप सवाल कर लीजिए, एक एक सवाल दोनों कर लीजिए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तीसरा करने की जरूरत नहीं है आपको। रेनमैन का क्वेश्चन बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होता है, या तो बरसात सीधी होकर तिरछी लगेगी या तिरछी होकर सीधी लगेगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तिरछी होकर तिरछी लगे या आपके नहीं आएगा, एससीबी में क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन आपके नहीं आएगा, क्योंकि तिरछी होकर तिरछी लगेगी तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, और बरसात कभी 30 डिग्री 45 डिग्री आती नहीं है, और 30 का अगर 45 होगा और 45 का अगर 22.5 होगा, दोनों की वैल्यू बायोलॉजी वाले को आती नहीं है, तो आपके आएगा नहीं। और बरसात कभी 60 डिग्री वालों को आती है, मैथ्स को आती है, बरसात इतनी तिरछी कभी आती नहीं है, तो क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ
ये चीजें ऐसी है, अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे, और मैं आपको कोई 2 साल 5 साल या 8 साल या 10 साल का नहीं बता रहा हूँ, मैं पिछले 40 साल के एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, उठा के कभी भी एग्जांपल देख लीजिए मेडिकल का, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक क्वेश्चन जो इस साल आया था, आपको ध्यान होगा, T इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, डाटा चेंज कर दिए थे उन्होंने, अल्फा के लिए दूसरा डाटा दे दिया था, बीटा के लिए दूसरा डाटा दे दिया था। एक क्वेश्चन आया था T इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा गया था। अब आप मुझे बताइए सोचकर कि T अगर x का फंक्शन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? 100% माइनस में आएगा। अगर x t का फंक्शन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, और t x का फंक्शन होगा तो आंसर माइनस में आएगा। और आप देखिए उसमें 2 ऑप्शन प्लस में थे और 2 ऑप्शन माइनस में। तो जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को देखा है, उन्होंने पढ़ते ही प्लस वाला ऑप्शन काट दिया, बचे कितने? 2। नंबर 2, अब t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर है, जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 अल्फा एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा, और वो 2 अल्फा एक्स में से 2 अल्फा कभी भी अलग नहीं होगा, वो साथ ही रहेगा। जिस बच्चे को ये बात ध्यान है, वो बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 सेकंड लिए, और जिस बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, उससे क्वेश्चन 2.5 मिनट में भी सॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं, चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अगर आपको ध्यान है, तो एक क्वेश्चन आया था, पेपर देखा है पुराना सबने? कितने बच्चों ने पिछले साल का पेपर देखा है? भूल गए। हाँ, अगर आपने देखा है तो आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन आया था कि 2 इंक्लाइन प्लेन दिए हुए थे, एक रफ दिया था और एक स्मूथ दिया था। और याद है, इसी ने मेरी ली थी। इफ ए बॉडी इज इंक्लाइनिंग ऑन या इफ बॉडी इज मूविंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, इट विल टेक्स 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू इट टेक्स ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। यानी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जितना टाइम लगता है, उसके कंपैरिजन में रफ इंक्लाइन प्लेन पर कितना टाइम लगेगा? 2 गुना। और उन्होंने पूछा था व्हाट विल बी म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। और मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन आज से कुछ पहले, यानी 2002 या 3 में सबसे पहले जेईई मेन में आया था, एंगल आया था 45 डिग्री। उसके बाद ये क्वेश्चन एम्स में आया, एंगल आया 45 डिग्री। उसके बाद ये फिर क्वेश्चन वापस से जेईई मेन में आया, फिर एंगल आया 45 डिग्री। उसका रीजन है 45 डिग्री क्यों आता है? उसका रीजन है कि 45 डिग्री इसलिए आता है कि जब बॉडी नीचे स्लाइड होकर आती है तो एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, और थीटा में sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और वो कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपने इस चीज को गौर किया है, तो 45 डिग्री पर म्यू की वैल्यू आती है 1 - 1/n²। n का मतलब जितना इंक्लाइन प्लेन पर टाइम लगेगा वो n की वैल्यू है। अब n कितना है? दुगना, तो 1 - 1/4, आंसर आ गया 3/4, 0.75। जिन बच्चों को ये चीज ध्यान थी, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर लगाने में लगाया 5 सेकंड, और जिनको याद नहीं था उनसे 3 मिनट में भी सॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं, जिनको आप प्रिसाइसली ध्यान रखिए। मतलब हम 2002 से और पढ़ाई बहुत करते सारे बच्चों की कॉपी में लिखी हुई है, ऐसे नहीं कि लिखी हुई है, बहुत सारे बच्चों की कॉपी में लिखी हुई है। 2009 या 2008 के बच्चे जिनको हमने 8 में 9 में पढ़ाया था, उन बच्चों से मेरी बात हुई ना, तो उनको अभी भी याद है कि म्यू इक्वल टू 1 - 1/n² आपकी कॉपी में लिखा हुआ था सर, हमने देख लिया, अभी भी कर दिया। वो बच्चे ऐसे हैं जो आज एसएमएस में पढ़ा रहे हैं। सर का नाम याद नहीं होगा, वो कांसेप्ट याद है। इसकी वैल्यू 1 - 1/n² होती है। कब होती है? व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। अब बात ये आती है कि 37 आ जाएगा तो क्या करेंगे, और मान लीजिए 53 आ गया तो क्या करेंगे? उसमें रटने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि अगर आपका म्यू 45 डिग्री पर 1/n² 0.75 आ रहा है, तो 37 में जो छोटा आंसर आएगा और 53 को उससे बड़ा आंसर, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना बारीकी से एग्जाम में आपसे पूछते नहीं, आप जितना बारीकी से पढ़ेंगे आपको उतना फायदा होगा। स्नैक्स चाय देता है। 6:30 में जाओगे तो कुछ बच्चों की आदत होती है, जब वो डाउट काउंटर पे जाते हैं तो सर को कॉपी और पेन ऐसे देते हैं जैसे गिफ्ट में दे। सुबह कॉपी रख दी, 3 तरह का पराठा। पेन रख दिया, और खुद हाथ बांध के खड़े हो गए जैसे उनको जीवन में कभी हाथ खोलना ही नहीं। ये बहुत गलत तरीका होता है। जब आप सर से डाउट पूछने जाते हैं, तो पहली बात तो सर से एक डाउट पूछने मत जाइए। सर अभी शादी हुई 30-40 डाउट पूछने जाइए। साला और पूछना कैसे है? सर इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है, मुझे इसमें केवल ये बता दो कि गलत कंसेप्ट क्या लगाया मैंने, और आगे बढ़ जाइए। सर से कैलकुलेशन मत करवाइए। बहुत सारे बच्चे सर से कैलकुलेशन नहीं करवाते हैं, जब आंसर आ जाता है उसके आगे जब तक सर एएनएस नहीं लिखते जब तक हाथ ही नहीं बढ़ाते, पढ़ने आगे नहीं बढ़ते। ये काम सर से मत करवाइए, सर से ये काम आप कीजिए। जितना काम आप करेंगे ना, परफेक्शन आप में आएगा। सर को परफेक्शन नहीं चाहिए। सर की नौकरी अगर आप मेरे को बोलेंगे कि सर मेरे को फिजिक्स का, आप मेरे को बोलिए कि फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, मैं 45 क्वेश्चन में से
20 से 25 क्वेश्चन के आंसर 3 से 4 मिनट में लगा दूंगा। मुझे किताबों में आंसर तक याद है, क्वेश्चन भी याद है बहुत सारे। तो आप मेरे को दे दोगे काम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो आपका पेपर मुश्किल से 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। तीन एनर्जी टीचर मिल गए ना, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। यार 15 मिनट मैं आंसर देके क्वेश्चन का अनुमान लगा लूंगा, क्वेश्चन देके आंसर का अनुमान लगा लूंगा। तो मेरे से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे करने से आपके नंबर नहीं आएंगे, मेरे करने से आपके नंबर नहीं आएंगे। अब आप सोच रहे हो कि मेरे को ऐसे क्यों आते हैं? अब यार मैं हूँ, काबरा सर हैं, संदीप सर हैं, तो जिन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते 25 साल हो गए, मैंने 2000 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, 2025 चल रहा है, तो 25 साल हो गए पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब हम पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय फिजिक्स 12th क्लास से नहीं आती थी, 9th क्लास से आ जाती थी। तो 9th 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल, एमफिल फर्स्ट, एमफिल सेकंड, इतने साल फिजिक्स पढ़े तो याद है होगी चीजें, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी घटिया शक्ल याद हो गई। तो कोशिश कीजिए कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने आपको बता ही दिया, इंपॉर्टेंट चीज है, जितना आप याद रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। क्या चीज थी? स्क्वायर लास्ट टाइम के लिए स्टार मार्किंग करके रखिए, जितनी आप स्टार मार्किंग करके रखेंगे, मैंने आपको बताया ना, पेज में आप अंडरलाइन करके कुछ काम की चीजें नीचे लिख लीजिए, कुछ काम की चीजें ऊपर लिख लीजिए। पूरे पेपर का एसेंस, उस पेपर में क्या लिखा है वो आपके पास नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। जब आपको रिवीजन करना है तो आप उसको पढ़ लीजिए, और हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आपको समझ में आता है, अगर आपने किसी क्वेश्चन में कोई गलती की है तो वहां पर हिंदी में या इंग्लिश में लिखिए कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने ये समझा जो कि गलत था, मुझे ये समझना चाहिए था, वहां लिख लीजिए, ताकि जब कभी दोबारा आपकी चीज दिमाग में आएगी। क्योंकि देखिए किसी भी टॉपिक के लिए जितनी सेंसिटिविटी या जितनी हमारी मेमोरी या जितनी हमारी डेप्थ जिस समय पढ़ते हैं उस समय होती है, वो उस समय नहीं होती। आज आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपकी काइनेमेटिक्स में डेप्थ जितनी अभी है वो 2 महीने बाद नहीं होगी। तो काइनेमेटिक्स में जितना आप अभी सोच सकते हैं उतना नहीं सोच पाएंगे। तो काइनेमेटिक्स के बारे में जो कुछ आपको लिखना है आपके दिमाग में है, एक कागज में ऐसे लिख लीजिए, काइनेमेटिक्स का निबंध लिख लीजिए और उसको पन्ने को रख लीजिए। जब आपको पढ़ना है आप उसको पढ़ लें तो काइनेमेटिक्स आपकी बिल्कुल रिव्यू हो जाएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ रहा था तो एक सर थे हमारे पढ़ाने वाले, हमने उनसे कहा था कि सर एसएचएम पे ऐसे लिखवा दीजिए कि एसएचएम का सवाल कैसे किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि एसएचएम के सवाल के लिए कोई ऐसे नहीं होता है, a proportion minus x is the beginning of SHM and it is the end of SHM। a proportion minus x से सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने 10 करके लिखा है, 10 हमने कर दिया, हमसे भी हो गए। अब हम भी a proportion minus x करते हैं, शुरू करते और एंड हो जाता है, तो समझ में आ गया। तो बस उन्होंने कहा यही एसएचएम है और कुछ नहीं है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन हमारे को नीट में इतना तो कुछ क्यों चीजें पढ़ाते बहुत हैं? छोटी होगी, आप उनको ढंग से समझ ही नहीं क्या जाता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी इन फिजिक्स मैंने आपको बोल दिया, ये तभी आ सकती है जब देखिए पहली बात लिखिए कैलकुलेशन बाय कूल माइंड। तो कूल माइंड अपने आप नहीं होता है, अगर आप में नॉलेज है तो एग्जाम में आपका कूल माइंड होगा, अगर नॉलेज नहीं है तो कोई कितना भी कहे आपका कूल माइंड नहीं होगा। हम कहेंगे एग्जाम में आप घबराना मत, हम आपके साथ हैं, कोई किसी के साथ नहीं, आप अकेले हो, ठीक है। ये बेकार की बात है कि हम आपके साथ हैं, कोई किसी के साथ नहीं, अकेले मुकाबला करना पड़ेगा आपको और अंदर आपको अकेले ही जाना है। और आप अंदर जो लेके जाओगे ना वो रहेगी आपकी नॉलेज। अगर आप मेहनत करके गए हो तो घबराहट नहीं होगी, और अगर आप मेहनत करके नहीं गए हो तो दिमाग ठंडा तो बाद में होगा, मेरे हाथ पे ठंडे हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो मेहनत कीजिए तब जाकर आपको कूल माइंड से कर पाएंगे, वरना कूल माइंड नहीं रहेगा। अगर आपके ऑप्शंस दूर दूर हैं तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की आदत ऑप्शन तो इतने के बीच में ही होता है। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, 10 20 30 40 है। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, मान लीजिए ऊपर लिखा है 66 और नीचे लिखा है 18। अब आपको पता है 66 18 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप उसको कैलकुलेशन को रफ कर लें और 66 को 72 मान लें। सपोज कीजिए 66 को 72 मान लें तो 84 से 72 4 बार कट जाएगा, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेड आंसर से थोड़ा ज्यादा आएगा या छोटा आएगा? बोलो, बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा? क्योंकि आपने न्यूमरेटर को बड़ा किया है तो आपका आंसर बड़ा आएगा। इसका सीधा मतलब है if exact answer is 20, if exact answer is 20, then you will be getting answer more than 20. Either that will be 21, 21.2, 21.5, 21.8 और 22.2। तो आपको टिक क्या करना है आंसर? 30 टिक करोगे या 20?
आप 20 लिख लीजिए, करेक्ट होगा वो। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन में पहले न्यूमरेटर को 4 बढ़ा दिया था आपके पास से। ऐसे अगर आप डिनोमिनेटर बनाएंगे तो आसमान से छोटे की तरफ आएगा, लेकिन ये काम सीधा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा। आप इसको घर पे सॉल्व करने की आदत डालेंगे। अगर घर पे सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में आपकी कैलकुलेशंस बहुत जल्दी होंगी और गैस लगने लगेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप गैस करके आंसर लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 से बड़ा नहीं है आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 10 से तो बड़ा आएगा लेकिन 20 से छोटा आएगा, 20 का आंसर लगा सकते हैं। लेकिन ये सब आता है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। तो बहुत सारी चीजें और होती हैं जिसको आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये रूल नहीं है और ये आपको फॉलो भी नहीं करना है, बस मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आप आज से 20 साल पहले का सेंटर ऑफ मास का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि नॉट ए फंडामेंटल रूल और इसको ओबे नहीं करें, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप आज से 20 साल पुराना कोई भी एग्जांपल देख लीजिए सेंटर ऑफ मास का, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में 0 लिखा हुआ है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, नॉन जीरो आंसर कभी नहीं आया आज तक। But it is not a fundamental rule and I would like to advise that don't follow this rule. Okay? और इसको नियम नहीं मानना, ये नियम नहीं। ये सोम खड़ा है। PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सोच रहा है मेरा होगा कि सॉल्व कीजिए। वो सर ने भी कहा और मैं भी आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप 2016 का पेपर देखेंगे तो 2016 का पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही डिफिकल्ट था जैसा ये वाला पेपर था। और खास करके जब दोबारा पेपर होता है वो पेपर पहले वाले पेपर से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो 2016 का जो पहला पेपर था वो डिफिकल्ट आया, सेकंड पेपर वाज मोर डिफिकल्ट, वो और ज्यादा डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्टी लेवल पर आप, और हम कोशिश करेंगे इस बार कि आपको जेईई मेन तक के लेवल के क्वेश्चंस आपको दे दें और आप उनको सॉल्व कीजिए। पहले हम जरूर सजेस्ट करते थे कि आप उन क्वेश्चंस पे मत जाइए, लेकिन अब आप ऊपर क्वेश्चंस पर जा सकते हैं जहां पर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी उनको अवॉइड कीजिए, बाकी क्वेश्चंस अगर आपकी अप्रोच में तो आप जरूर से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एंड फिजिक्स, टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होता है तो एनसीईआरटी के अंदर कम से कम 2-3 चीजें आप जरूर पढ़ लीजिए। नंबर 1 पॉइंट्स टू पॉन्डर है, समरी। इस बार एक क्वेश्चन आया था, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। एक बस वाला क्वेश्चन आया था कि 2 बसेस चल रही हैं और उनके बीच में एक बस और जाएगी, इस तरह का क्वेश्चन था कि सेम डायरेक्शन में जाने वाली बस इतने टाइम में ओवरटेक करती है और सामने से आने वाली बस इतने टाइम में क्रॉस करती है। द सेम क्वेश्चन वाज फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन उसके लिए उन्होंने डाटा चेंज कर दिए थे। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स जितने एनसीईआरटी के वो सॉल्व कीजिए, पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी पढ़ लीजिए। लेकिन ये सब कब करना है आपको, जब आप क्लास के नोट्स पढ़ लें और मॉड्यूल सॉल्व करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो इंग्लिश लिखी हुई है वो बहुत टफ लिखी हुई है, बहुत कंसाइज लिखी हुई है। उसमें जितनी लाइंस आपको दिखती हैं उससे ज्यादा हिडन लाइंस है जो दिखती नहीं है। तो उन्होंने जो लिखा है उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी जो उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीजें आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास अटेंड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो टीचर बोलता है वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको बहुत ध्यान से सुनिए और उनको आप रजिस्टर में नोट करने की आदत डालिए कि सर ने पढ़ाते समय क्या बोला, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो एक्सपीरियंस है, वो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। सो दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो हमने बताया वो आपको करना है। लेकिन फिर लास्ट में एक बार बोलता हूँ आपको, देखिए दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? सोना। जो मैं कर रहा हूँ, बोलना। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? एग्जीक्यूशन करना। जो कौन करेंगे? आपको करना है। तो जो हम काम कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे आसान काम है, और जो दुनिया में आप करेंगे वो सबसे मुश्किल काम है। तो ज्यादा मेहनत आपको लगानी है, क्योंकि करियर आपका बनना है। अगर डॉक्टर बनेंगे तो सबसे ज्यादा जिंदगी कौन एंजॉय करेगा? पेशेंट्स। मैं नहीं करूंगा, आप कोई अगर डॉक्टर बनने से ज्यादा जिंदगी आप एंजॉय करेंगे। सो कीप कंटिन्यू हार्ड वर्किंग बिकॉज़ देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग। तो कोशिश कीजिए जितनी मेहनत कर सकते हैं। कई बार बच्चे आके हमसे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े? जितने में तेरा फटना जाए। ये क्यों पूछते हैं कितने घंटे पढ़े? आपको ये पूछना ही नहीं कितने घंटे पढ़े, आपके पास जितना टाइम उतना पढ़े। अगर आपको लगता है कि 5 घंटे से काम नहीं चल रहा है, 6 पढ़िए। 6 से काम नहीं चल रहा है, 7 पढ़िए। 7 से काम नहीं चल रहा है, 8 पढ़िए। कम खाने से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, कम पढ़ने से जरूर नुकसान हो जाता है। तो कम खाइए, कम पढ़ने से भी नुकसान नहीं हुआ है, लोग बिजनेस में फेल रहे हैं। कम का मतलब ये नहीं कि इतना कम सोएं कि हमारा दिमाग ही प्रॉपर्ली काम ना करे। तो एक बैलेंस अप्रोच रखें। फिजिक्स की कॉपी उठा के मोल सॉल्व कर रहे हैं। नियमित खाएं, लेकिन दोनों मात्रा में, और पढ़ने की मात्रा अनलिमिटेड रखें। थैंक यू।